नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सारथी एजुकेशनल पर। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं और सीखने की पूरी कोशिश करते हैं कि क्या-क्या और भी अच्छा किया जा सके। भाग एक इससे पहले रहा जो कि शिक्षण संबंधी मुद्दों की बात थी यहाँ पर। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ जो भी हिस्से और भी रहते हैं उनको सीखेंगे। जो भाग 2 वादा किया था आपसे कि पूरा एनसीएफ 2 वीडियो में कवर करेंगे, ठीक? एक वो वीडियो जो कि सर के द्वारा अपलोड कर दिया गया है यहाँ पर और हम सब लोगों ने देखा भी, उसको सीखा भी है। तो यही बात यहाँ पर हम नियमितता बरतने की बिल्कुल रहती है। और फिर देखिए आपको अगले दिन फिर ये वीडियो मिला और फिर से सीटेट की परीक्षा से पहले और ये वीडियो सिर्फ सीटेट के लिए नहीं जो आप सीट को देखें और हटा दें, ये हमेशा देखते रहिए आप। कई सारी परीक्षाएं होंगी उनमें ये सब पॉइंट्स आपको मतलब एज इट इज़ मिलेंगे जो कि यहाँ पर लिखे गए हैं। देखिए समय कम था, आप लोग नहीं पढ़ सकते थे पूरा एनसीएफ, लेकिन हम लोगों ने उसको पढ़ करके और ऐसे बिंदु बनाए हैं जिनको कम बिंदुओं में पूरे एनसीएफ का सार यहाँ लिखित रूप में आपके सम्मुख प्रस्तुत हो, ठीक है? तो वो लाइन भी है वहाँ पर किसी की कि ना किसी हमसफ़र ना किसी हमनशीं निकलेगा, ये मेरे पाँव काटा है मुझे से निकलेगा, यानी कि सारथी चैनल से ही निकलेगा। देखिए जब हम लोग पढ़ें यहाँ पर और भी आप नए-नए बिंदु को शेयर ज़रूर कीजिएगा, पहुँचाइएगा लोगों तक, ठीक है? जो भी यहाँ तक काम हो सके, ठीक है? पहला पॉइंट, एक को सीख चुके हैं तो पहले वाले सबको पता होने चाहिए बिंदु, है ना? ये सब क्वेश्चंस में आते रहेंगे, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरीके से उसको पढ़ा था हम लोगों ने। तो देखिए ये बिंदु है कि बच्चे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से माध्यम बनाते हुए व्याकरण अच्छी तरीके से सीखते हैं, ना कि उबाऊ व्याकरण से। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, कि बच्चे जो व्याकरण सीखते हैं वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से सीखते हैं। वे अच्छी वो ऐसा नहीं है उबाऊ व्याकरण से सीखें। जैसे संज्ञा सर्वनाम के बारे में हमने पढ़ा दिया क्लास में अच्छी तरीके से, अच्छी बात हो गई। लेकिन अब हमने क्या किया, क्लास में जाके बताया कि अभी हम अगर संज्ञा का नाम लें तो आप लोग कहना उड़, और अगर सर्वनाम कह दें तो कहना ना उड़ ना, मतलब वो खाया वो चीज़ों वाला पहले लगाया करते थे। तो बस क्लास में हमने कहा राम तो बच्चे कह रहे हैं उड़, हमने कहा चिड़िया तो कहा उड़, हमने कहा पेड़ कहा उड़, हमने कहा तुम तो बच्चे कह रहे हैं ना उड़। अगर अगल बगल वाले बच्चे ने तुमको भी उड़ा दिया तो वो उससे कहता भी अरे तुमने वो तुमको भी उड़ा दिया, तुम तो सर्वनाम था। इस तरीके से बच्चे व्याकरण सीख सकते हैं, यानी गतिविधियों से सीख सकते हैं, ना कि उबाऊ में। अब वो जाएँ बोर्ड पर लिख दें संज्ञा क्या है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, है ना? तो बच्चे भले ही उससे ना सीखें, लेकिन ऐसी गतिविधियों से और भी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं कि बच्चा एक्टिव है, बच्चा होना चाहता है क्या? रचनात्मक होना चाहता है। और इससे पहले वीडियो में आपने क्या देखा था कि रचनात्मकता सौंदर्य बोध और अनुभव से क्या होती है, प्रभावित होती है, ठीक है? तो यानी कि पहला क्या था, बच्चे कैसे व्याकरण सीखेंगे यहाँ आपसे, बच्चे गतिविधियों के माध्यम से सीखेंगे व्याकरण, ना कि उबाऊ शिक्षण से, ना कि उबाऊ व्याकरण से, ठीक है? तो ये पहला पॉइंट स्पष्ट हो गया जो कि परीक्षा में पूछा गया था। तो बच्चे व्याकरण कैसे सीख सकते हैं, गतिविधियों के माध्यम से ही व्याकरण सीख सकते हैं, ठीक? अगली देखिए हम बात करें, अगला क्या था कि मूल्यांकन को बाधा के रूप में देखने के बजाय अधिगम की समर्थक प्रक्रिया के रूप में देखने की ज़रूरत है। यानी कि कहा तभी देखा गया आप लोग 6 to 8 तो बच्चों को कहाँ फेल किया जाता है, पहले फेल कर देते हैं बच्चों को कि आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन अब हम देखते हैं कि बच्चे ने मान लीजिए 100 में से 50 नंबर पा लिए, तो कम से कम 50 तक का तो सीख लिया है उसने। 50 का ही तो दिक्कत है आगे। भाई उसने हमने 50 और 50 जोड़ने की बात कही, बच्चे ने 99 लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, 99 तो पहुँच ही गया है वो, सिर्फ़ एक ही तो कम है ऐसा। यानी कि मूल्यांकन को बाधा के रूप में मत देखो, उसको अधिगम की समर्थक प्रक्रिया के रूप में देखिए आप, कि बच्चा कितना सीख पा रहा है या बच्चे ने कैसे सीखा है या कितना नहीं सीखा है। मूल्यांकन के उद्देश्य ही यही होने चाहिए कि बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा, मतलब कितना रह गया है, उस पे अभी हमको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो सब लगा लेंगे ना यहाँ पे, मूल्यांकन को इस रूप में नहीं देखेंगे, बाधा के रूप में नहीं देखेंगे हम लोग, अधिगम की समर्थक प्रक्रिया के रूप में देखने की ज़रूरत है, ठीक है? अगला क्या था, देखिए ये तो कितना परीक्षा में आ जाता है, पोर्टफोलियो। तो एक पोर्टफोलियो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बच्चे के कर्म विकास की जानकारी ली जाती है, ठीक? ये पोर्टफोलियो है। जैसे कि अभी मान लीजिए कोई भी इस है नई नियुक्ति पाता है, तो जब नई नियुक्ति पाता है तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं, नेट पे सर्च करते हैं कि व्यक्ति पहले क्या था, ठीक है? पहले क्या था, ये छोड़िए मोबाइल देखते हैं, कोई मोबाइल हमको लेना है तो उस मोबाइल को हम नेट पे सर्च करते हैं, तो देखते हैं क्या है, नोट 8 है या नोट 7 है या एमआई 10 है, क्या है, इसका रैम कितना है, रोम कितना है या कितने लोगों ने ले रखा है, इसका क्या-क्या हिस्सा, और भी ये सब नेट से जो जानकारी हमको मिलती है वो उसका पोर्टफोलियो ही हुआ करता है। बस स्पष्ट हो गया ना, बड़ा सरल शब्दों में। बच्चे के कर्म विकास की जानकारी किस माध्यम से, पोर्टफोलियो के माध्यम से होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, शिक्षार्थी की प्रगति का निरंतर आकलन कर्म विकास की जानकारी होना चाहिए और पोर्टफोलियो के रूप में उसका लेखन रखना चाहिए। जैसे ही कर्म विकास दिखे
क्वेश्चन में ऊपर, ठीक है। तो तुरंत क्या लगा देना, पोर्टफोलियो लगा देना। तो पोर्टफोलियो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बच्चे के क्रमिक विकास की जानकारी लिखित रूप में होती है। पिक्टोरियल भी हो सकता है, पिक्चर्स होते हैं वहाँ पर, है ना, वो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है ऐसी। अगला देखिए क्या था, अगला है कि बच्चे जो है सर्वांगीण परिस्थितियों में अधिक सीखते हैं जिन्हें बच्चों को सार्थकता दिखती है। बिल्कुल सही बात। बच्चे जब भी कभी देखिए अच्छी परिस्थितियों में सीखना चाहेंगे, लेकिन बच्चों को सार्थकता दिख जाए, उसमें बच्चों को लग जाए कि जो हमें सिखाया जा रहा है हमारे लायक है या इसको हम सीख सकते हैं अच्छी तरीके से, बच्चा उसको अच्छी तरीके से सीखेगा। अब क्या करना, जैसे कि कक्षा 1 के बच्चे को कक्षा 8 में ले जाओ, कहाँ बच्चा सीख पाएगा, वो सीखेगा नहीं, थोड़ी देर बैठेगा फिर हट जाएगा, तो उसको नहीं। लेकिन जो क्लास उसके लायक है उसमें बिठा के देखिए आप, वो बच्चा उसमें आनंद के हिसाब से बैठा रहेगा। यानी कि बच्चे सर्वांगीण परिस्थितियों में सीखेंगे अधिक से अधिक जिन्हें बच्चों को सार्थकता दिखती है। अब ये कैसे परीक्षा में आप लोग बता रहे हो, कैसे परीक्षा में आ जाएगा ये ऐसे आएगा कि इनमें से कथन कौन सत्य है। आएगा कि बच्चे का सर्वांगीण परिस्थितियों में अच्छे तरीके से सीखते हैं, तो कहना हाँ अच्छे सीखते हैं। बच्चे वही सीखते हैं जिसमें उनको सार्थकता दिखती है, ये भी बात सही है। बच्चा वही काम करना चाहता है जो बच्चों को वो काम अच्छा लगता है या जिसमें उसको आनंद आता होगा। जो भी बात रही होगी उसको आनंद आएगा, बच्चा उसको अच्छी तरीके से सीखना चाहेगा और उसमें आनंद उठाएगा और एक आनंद के साथ सीखेगा, रुचि के साथ सीखेगा। वो सब जानेगा कि हमें ये काम कर लेना चाहिए, कैसे अच्छी तरीके से काम कर लेना चाहिए, ठीक है। तो जब भी कभी हम लोग अभी देखेंगे उसको तो जानेंगे क्या है। तो अगला था पॉइंट यहाँ पर कि भाषा से जुड़े कौशलों को प्राथमिक स्तर पे नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए, बल्कि जैसे जैसे विषय में नई आवश्यकताएं पैदा हों उनको माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों तक ले जाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि भाषा से जुड़े जो भी कौशल हों उनको प्राथमिक स्तर पर ही मत छोड़ दीजिए आप, उनको अभी जहाँ-जहाँ पे आवश्यकता समझी जाए, वहाँ पर भी उनको पहुँचाना चाहिए। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक, अच्छा भाषाई कौशल की जब बात करते हैं तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एलएसआरडब्ल्यू था। अब ज़रूरी थोड़ी ना कि उनका प्रयोग प्राथमिक स्तर पे ही होता हो। उनका प्रयोग आगे जब-जब जाएँगे हम लोग माध्यमिक पर जाएँगे, उच्चतर माध्यमिक जाएँ पे हर जगह उनका प्रयोग होने लगेगा। भाषा से जुड़े हुए जो भी कौशल होंगे, ठीक है? उनका प्रयोग होगा। तो यानी कि इस लाइन से हम लोग क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं कि जो भाषाई कौशल होते हैं या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, ठीक है, विश्वविद्यालयी स्तर, हर स्तर पर इनको प्रयोग में लाया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी कि एलएसआरडब्ल्यू की बात कर रहे थे, ठीक। अगला था शिक्षक बच्चे के बोलने को बकवास के बदले संसाधन के तौर पर देखे। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। जो शिक्षक है, बच्चा क्लास में बोल रहा है, ठीक है, हम लोग तो बड़ा बकवास कर रहे हो, वो नहीं, आप ये देखो कि मतलब क्या बोल पा रहे हैं, क्या बोलता है, अपनी बातों को कितने अच्छी तरीके से स्पष्ट करता है और उन चीज़ों को कैसे वो समझ सकता था। यानी कि बकवास के बदले नहीं, संसाधन के तौर पर देखिए। जैसे अभी जगह यज्ञ हो रहा था, मैं उस यज्ञ में पहुंचा था, तो हमने देखा एक छोटा बच्चा आता है पंडित जी के पास में। हालांकि उस बच्चा है तो इसलिए उस गलती को नहीं कहेंगे उसकी, लेकिन पहुंचा है, फिर उसको समझाया गया वहां तक क्या है। तो वो अंदर गया यज्ञ में, यज्ञ के पास में मतलब हवन कुंड के चारों तरफ में जो परिक्रमा लगाते हैं, और कह रहा है कि ये अरे ये बताओ ये सुरंग से धुआं कैसे निकल रहा है। बीच में जो हवन कुंड बना हुआ था वो कह रहा है कि सुरंग से धुआं कैसे निकल रहा है। तो उसके दिमाग में कभी न कभी वो चीज़ें आई होंगी तभी। तो पंडित जी ने, हमें बड़ा पंडित जी की बात अच्छी लगी, उन्होंने बच्चे से कहा जूते उतारो और वो अंदर तक लेकर गए उसको और दिखाया जाकर, ये देखो क्या है, ये हवन कुंड है, यहाँ पूजा होती है। उससे तो बच्चे के अंदर की जिज्ञासा थी, कोई बात नहीं, शुरुआत में उसने बोला उसको सुरंग को, लेकिन बच्चे ने उसको अच्छे तरीके स्पष्ट भी किया, पंडित जी ने उसको स्पष्ट भी किया। अब बच्चे को डांट देते वहीं पर, क्या तमाम है, क्या बोलने की तमीज़ नहीं है, ये सुरंग बोल रहे हो हवन कुंड को। नहीं बच्चा जानता था, अभी छोटा बच्चा था वो, लेकिन पंडित जी ने उसको समझाया। ऐसे क्लास में प्रयोग कर लेना आप। जब बच्चे ज़्यादा बोलते हो तो उनकी बकवास को अब मतलब बकवास मत, उसको क्या करना, संसाधन के तौर पर प्रयोग में ले आना कि हाँ तो बच्चा जो कह रहा है वो अपने स्तर से सही कह रहा है, हो सकता है इस भी चीज़ इसके काम में लाई जा सके, है ना। तो शिक्षक जो है बच्चे के बोलने को किस रूप में प्रयोग करे, बकवास के बदले संसाधन के तौर पर देखे, उसको क्लास के लिए उपयोगी समझे और ये जाने इसका प्रयोग हम अच्छी तरीके से कैसे कर सकते होंगे, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग जब बढ़ते हैं तो क्या होगा, स्थानीय रूप से भाषाई संसाधनों के रूप में लोक कथाएं और कहानी सुनाना, सामुदायिक गायन और नाटक आते हैं। अब देखो क्या करना है, स्थानीय रूप से
भाषाई संसाधन जो हुआ करें, जैसे भाषाई संसाधन का मतलब क्या है, जो मेरी पत्रिकाएँ हैं, जो मेरी मैगज़ीन्स हैं, मेरे न्यूज़पेपर हैं, या मेरी वॉल पेंटिंग्स हैं, या बैनर्स हैं मेरे, या जो भी कभी हैं, ये सब क्या है, भाषाई संसाधन है, जिनसे हम कुछ सीख लेते हैं। एक चीज़ आपको और बताइए, ट्रैफिक लाइट्स है, ये भी भाषाई संसाधन ही है। जो रेड और येलो, ये लाइट जलती है और हम कितना कुछ सीख जाते हैं, भले ही नहीं बोलती है। जैसे लाइट्स रेड होती है तो हम लोग समझ जाते हैं क्या कहना चाहती है तो भाषाई संसाधन ही। तो भाषाई संसाधनों के रूप में लोक कथाएँ हुआ करें, जिन मतलब जो मतलब लोगों के बीच में होती हैं, छोटी-छोटी कहानी है, या कभी-कभी उनको ना वो भी कह देते हैं, इडियम्स और फ्रेजेस की बात करें हम लोग, लोकोक्ति की बात करें, वो भी हो जाती हैं यहाँ पे। और कहानी सुनाना, जो कहानी सुनाना समझते हैं, दादी की कहानी है ना, या परियों की कहानी, सामुदायिक गायन जो एक साथ गाए जाते हैं या समाज के कल्याण के लिए होते हैं, ठीक है। तो पपेट्स वगैरह नहीं, पहले कठपुतली वगैरह होते थे, या सब लोग मिल कर के गायन किया करते थे, जो समस्याएं थी उनको उठाते थे, है ना। नुक्कड़ नाटक सभाएं, वो सब चीज़ें आती हैं और नाटक आते हैं। ये कहना चाहते हैं आपको भाषाई संसाधनों के बारे में बताने क्या हो सकती है, तो कहना लोक कथाएं, कहानी, सामुदायिक गायन और नाटक, ये सब क्या हैं, भाषाई संसाधन हैं, यानी कि भाषाई क्लास में इनको हम प्रयोग में ला सकते हैं, ये कहना चाहते हैं ये, ठीक है। अगला देखिए क्या है, अगला क्या था, अगला है कि कहानियाँ जो होती हैं, देखिए कहानियाँ जो होती हैं वो, कहानियाँ जो हैं वो तार्किक समझ का आधार बनाती हैं और कल्पनाशीलता का पोषण करती हैं। जो कहानियाँ होती हैं वो क्या हैं, लॉजिकल मतलब तार्किकता का आधार बनाती हैं। कैसे, जैसे कि जब हमने कहानी ले गए, हमने आधी अधूरी छोड़ दी कि एक राजा था, अब बच्चे के दिमाग में आएगा आगे भी तो कुछ होगा, या आधी अधूरी कहानी वो पूरी करते हैं। एक कौवा था, प्यासा था, वो कंकड़ लाया, इतना बस बोलना, बच्चा खुद बताने लगेगा कि वो कंकड़ उसमें डाला, और इस तरीके जो भी है। यानी कि कभी परीक्षा में आ जाए कहानियाँ क्या करती हैं, तो कहना मेरी कल्पनाशीलता का पोषण करती हैं, यानी कि हमको सोचने को विवश करती हैं, जिनसे कि मेरे अंदर तार्किक समझ का विकास होता है, ठीक है। तो कहानियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, कल्पनाशीलता को पोषित करती हैं, ठीक है। ऐसे भी कभी आए तब भी लगा लीजिएगा, ये कहानियों का जुड़ा हुआ यहाँ से उत्तर मिल गया हमको कल्पनाशीलता से, ठीक है। अगला था, स्कूल के सभी स्तरों पर पूरक पठन सामग्री को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानी कि ये कहना चाहते हैं चाहे प्राथमिक स्तर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे कोई भी हो, इस तरह ऐसा उसमें हमको पूरक पठन सामग्री, ये भी आपको सर बता भी चुके थे, इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया गया था, उसमें था पूरक पठन सामग्री क्या है। ऐसी सामग्रियाँ जो हमारे भले ही कोर्स में ना हों, लेकिन हमारी पढ़ाई की दर को, पढ़ाई की गति को और बढ़ा दें, तो वो सब पूरक पठन सामग्री होती हैं। चाहे ये चंपक की बात कर लो, चाहे बाल भारती की बात कर लो, चाहे न्यूज़पेपर की बात कर लो, गीत कहानियों किताब की बात कर दो। जब छुट्टियां होती थी जून की, तो पुस्तकें नहीं आ पाती थी, तो पापा मम्मी क्या करते थे, जून छुट्टी में वो गीत कहानी किताबें ला दिया करते थे हमको, ठीक है, और कहते थे इनको पढ़ो। उनको पता था कि जो आगे बच्चा परीक्षा क्लास में जाएगा उसमें भी वही हिंदी मिलेगी जो कि इस गीत कहानी की किताब में हिंदी है। ऐसी सामग्री पूरक पठन सामग्री कहलाती है, ठीक है। तो इनको क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। परीक्षा वाले पूछे इनसे क्या फ़ायदा है, तो कहना है पढ़ाई की स्पीड को बढ़ाती हैं, पढ़ाई में रुचि जागृत करती हैं। अगला क्या था, मशीनी रूप से शुद्ध लिखने की मांग विचारों को अभिव्यक्त करने में बाधा बनती है। ये भी बात सही कह रहे हैं आप। बच्चे से कहो बिल्कुल सही लिख करके लाओ, बच्चे से कहो बिल्कुल सही लिख करके लाओ। अब तो ये क्या होगा, बच्चे को मशीन बनाने का काम कर रहे हैं हम लोग। बच्चा खुल के बोल नहीं पा रहा। बच्चा छुट्टी मांगने आया है, तो इसलिए छुट्टी मांगने आया, उसके धान कटने थे, ठीक है, धान कटने थे या कुछ भी है, और उसका जन्मदिन था बच्चे का। तो बच्चा एप्लीकेशन में क्या था ना, जो कुछ प्रार्थना में लिख के लाया कि मेरा जन्मदिन है या मेरे धान कटने हैं, तो आपने उसको काट दिया। ये क्या तमाशा है लिखने का। तो फिर जब आप ऐसे बच्चे से मांग करते, तो बच्चा हमें जन्मदिन की छुट्टी चाहिए होगी उसको, और वो लिख के यही लाएगा कि वो मैं तीव्र जो से पीड़ित हूँ, है ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो बच्चे तो क्या करना चाहते हैं, हम बच्चे को मशीन बनाना चाहते थे, उसको शुद्ध रूप लिखने की मांग कर रहे थे, उसे अपेक्षा कर रहे थे बिल्कुल सही लिखो। तो विचारों की जो अभिव्यक्ति होगी उसमें तो बाधा बनेगी ही बनेगी। जो बात वो कहना चाहेगा वो नहीं कह पाएगा मजबूरीवश, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे मशीन के रूप में शुद्ध लिखाने की मांग कर रहे हैं। तो परीक्षा में क्या है, क्योंकि बच्चा शुद्ध लिखे कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चा लिखे वही काफ़ी होता है ना। देखो
अगला है और अंतिम बिंदु है कि भाषाई कक्षा में कल्पना और मौलिकता को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए। देख लीजिए किसको, कल्पना को और मौलिकता को, मतलब हम क्या सोच रहे हैं और क्या अपने शब्दों में लिख रहे हैं, ये भाषाई कक्षा को प्रभावित करती हैं। तो एक क्वेश्चन देखो कैसे आएगा परीक्षा में, ये तो ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा जो परीक्षा में लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। नहीं तो क्या आ जाएगा, भाषाई कक्षा को कल्पना भी प्रभावित करती है और मौलिकता भी क्या करती है, प्रभावित करती है। मौलिकता का मतलब होता है स्वविचार, हमारे जो विचार होंगे वो हमने अपने शब्दों में उसको लिखें तो क्या कहलाएगी, मौलिकता कहलाएगी। ठीक है, इनको महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए। तो ये भाग 2 को भी कंप्लीट किया गया और इसमें पूरा एनसीएफ समाहित करने की पूरी कोशिश की गई है। अच्छी तरीके से पढ़िए, लोगों तक पहुंचाइए, और ये जो वीडियोस हैं या जो भी यहाँ पे अपलोड होता है वो सभी जनमानस के लिए कल्याणकारी हो और जितने भी विद्यार्थी हैं सबको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में संभव हो। और यही पूरी कोशिश होगी यहाँ पर, एक एक शब्द में, एक एक ध्वनि में, एक एक वीडियो में। ठीक है, जो भी यहाँ पर होगा आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। बिल्कुल विश्वास है कि आप लोग सफल होंगे और जो मेहनत है हम लोगों की वो भी क्या है, सफलता का द्वार चूमेगी। बिल्कुल सफलता तक हम सभी लोग पहुँचेंगे वहाँ तक। ठीक है, धन्यवाद।